ये हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अगला चैप्टर है और इसका नाम है भारत और क्लाइमेट चेंज। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी यानी HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में सत्य कथन को देखना है। पहले कह रहा है HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को विलोपन करना है। कंप्लीट रूप से विलोपित नहीं हो जाता, कुछ मात्रा में विलोपित होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जन को कम करता है, ये सही हो जाएगा। बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। और CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाता है, कम खर्चीला नहीं महंगा होता है, आंसर बी सही होगा। 2 और 3। HCNG के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 70% तक की कमी आ जाएगी, विलोपन नहीं होगा। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करता है। बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से यानी 18 से 20% तक मिलाया जा सकता है। साथ ही हाइड्रोजन की लागत प्राकृतिक गैस की लागत से अधिक है, जिसके कारण HCNG CNG की तुलना में महंगा है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं और यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, ये गलत हो जाएगा। इसको NGT एक्ट 2010 के तहत पारित किया गया था और यह नैसर्गिक न्याय के तहत शक्तियाँ प्राप्त करके उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन है, न्यायाधिकरण के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, ये सही हो जाएगा। और इसे 6 महीने में मामले का निपटारा करने का अधिकार है, तीसरा भी सही हो जाएगा, आंसर 2 और 3। NGT को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन यह किसी भी प्रक्रियागत कानून से बंधे नहीं है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किन में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व EPR आरंभ किया गया? तो EPR ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के तहत लाया गया था। ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का आरंभ किया गया। EPR वस्तुतः इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं पर डाला जाने वाला पर्यावरण दायित्व है, जिसके तहत उन्हें ई अपशिष्ट के कलेक्शन, प्रबंधन और निपटान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। वर्तमान में देश में ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 अक्टूबर 2016 से प्रभावी है। 22 मार्च 2018 को अधिसूचना GSR के तहत ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को संशोधित कर दिया गया। 22 मार्च 2018 को संशोधित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग नहीं है? महत्वपूर्ण पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण करना है, अंतरापीढ़िगत एवं अंतरपीढ़िगत समता भी है, पर्यावरणीय अभिशासन भी है और विकास प्रयासों पर अवरोध बैरियर नहीं है। यहाँ सतत विकास की अवधारणा को अपनाया गया है, आंसर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधन का संरक्षण, अंतरापीढ़ी और अंतरपीढ़ीगत समता
पर्यावरणीय अभिशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास में पर्यावरण सरोकारों का संरक्षण, पर्यावरणीय संसाधनों का प्रयोग में दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी शामिल है। अगला कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। तो UNFCCC बाध्यकारी नहीं है, CBD बाध्यकारी है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है UNFCCC प्रत्येक देश के लिए हरित गैस उत्सर्जन से संबंधित बाध्यकारी सीमाएं तय करता है, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर डी होगा। UNFCCC स्वयं कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है और हरित गृह गैस उत्सर्जन के लिए यह कोई बाध्यकारी सीमा भी तय नहीं करता। क्योटो प्रोटोकॉल कानूनी तौर पर बाध्यकारी है। अगला क्वेश्चन हरित भारत राष्ट्रीय मिशन के तहत सत्य कथन को देखना है। इसका उद्देश्य वन वृक्षों का दायरा बढ़ाना तथा वन हरित क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार करना सही है। इस मिशन का उद्देश्य वनों में तथा उसके आसपास स्थापित लोगों की आजीविका में वृद्धि करना है, ये भी सही है, दोनों कथन सही। राष्ट्रीय हरित भारत अभियान यानी GIM जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 अभियानों में से एक है। यह चिन्हित करता है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर रूप से देश के प्राकृतिक जैविक संसाधनों के वितरण, प्रकार व गुणवत्ता और संबंध लोगों के आजीविका को प्रभावित करेगा और उसमें गतिरोध उत्पन्न करेगा। हरित भारत अभियान ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के संदर्भ में हरित की अवधारणा प्रस्तुत की। हरितकरण से मतलब पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे कि कार्बन अनुक्रमण और भंडारण, जिनमें वनों व अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के द्वारा जल विद्युत सेवाओं और जैव विविधता में वृद्धि करना, साथ ही अन्य प्रावधानिकरण सेवाओं जैसे कि ईंधन, चारा, गौड़, कास्ट यानी कम मात्रा में लकड़ी का यूज और गैर कास्ट वन उत्पाद को भी प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के साथ भारत के प्रारंभिक राष्ट्रीय संचार के संदर्भ में विचार करना। पहला है पिछली शताब्दी में धरातलीय तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस वैश्विक वृद्धि हुई है, ये गलत हो जाएगा। और पिछली शताब्दी में पूरे भारत में मानसूनी वर्षा में कमी आई है, वृद्धि हुई है, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर डी होगा। पिछले 100 वर्षों में वार्षिक वैश्विक औसत धरातलीय हवा के तापमान में लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक औसत मानसूनी वर्षा किसी प्रवृत्ति व विचलन रहित और अनियमित प्रकृति की रही है। पश्चिमी तट, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत में मानसूनी वर्षा में वृद्धि दर्ज की गई है। सामान्य 100 वर्ष का 10% से 12%, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात व केरल के कुछ भागों में मौसमी मानसून में कमी दर्ज की गई है। इसमें 6 से 8% तक की कमी दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी तट पर 10 से 12% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कौन से कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है और राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन नहीं होगा, आंसर ए सही होगा। NAPCC की 8 राष्ट्रीय मिशन है। इसमें राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामाजिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। 8 मिशन अपनाए गए। हरित कौशल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में देखना है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है, बिल्कुल गलत। पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय का पहल है। यह स्कूल न जाने वाले बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है, सही है। और यह राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ये भी सही है, आंसर भी सही हो जाएगा 2 और
3। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCC के संदर्भ में सत्य कथन देखना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सेंटर सेक्टर योजना सही है। NAF के अंतर्गत आने वाली अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है, ये भी सही है, आंसर सी सही हो जाएगा। NAFCC का समग्र उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है। इसके तहत आने वाली गतिविधि परियोजनाओं के रूप में लागू की जाती है। इसमें कृषि, पशुपालन, जल वानिकी, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में अनुकूलन से संबंधित परियोजनाएं हैं और इनका वित्त पोषण होता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है और यही से वित्त प्रदान करती है। जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये वित्तीय स्थिरता बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया। जलवायु संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण यानी क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर TCFD पर टास्क फोर्स का गठन 2015 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB के द्वारा किया गया था। जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स का गठन कंपनियों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रकट करने के माध्यम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेंड यानी पैट स्कीम किससे संबंधित है? तो यह गहन ऊर्जा उपयोग वाले क्षेत्रों की दक्षता में सुधार से संबंधित है। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेंड योजना राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन यानी NMEE का एक घटक है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य अनुकूलन विनियामक और नीति व्यवस्था तैयार करके ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत बनाना, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अभिनव यानी इनोवेशन और टिकाऊ मजबूत व्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना है। पैट योजना को विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया था। इससे उद्योगों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रमोशन मिलता है, क्योंकि अपने लक्ष्य से परे प्रदर्शन के लिए उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और ये प्रमाण पत्र व्यापार योग्य है, इसका व्यापार किया जा सकता है। ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है।